दोस्तों 22 जून 2026 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया जिसने 7 समंदर पार कैपिटल हिल तक हलचल मचा दी। नोटिफिकेशन में लिखा था कि अब से भारत में विदेशी पैसे से चलने वाली कोई भी संस्था, चाहे वो रिलीजियस एजुकेशन चलाए, मास सत्संग करे, ट्राइबल फेथ की प्रिजर्वेशन करे, मेडिटेशन रिट्रीट चलाए, वो प्रोसेलिटाइजेशन नहीं कर सकती। ये शब्द प्रोसेलिटाइजेशन यानी किसी का धर्म परिवर्तन करना, अब इन सभी एक्टिविटीज से कानूनन बाहर कर दिया गया है ऑफिशियली। और इस नोटिफिकेशन में कुछ और बड़े चेंजेस भी किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है विदेशी फंडिंग लेने वाली हर संस्था को अपनी हर एक्टिविटी का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, किस कम्युनिटी और किस रिलीजियस बैकग्राउंड के लोगों तक वो पहुंच रहे हैं, इसका भी पूरा हिसाब रखना पड़ेगा। दूसरा, अगर जांच में कहीं भी प्रोसेलिटाइजेशन यानी लालच, धोखे, दबाव या किसी तरह की मदद के बदले धर्म परिवर्तन कराने जैसी एक्टिविटी पाई जाती है तो FCRA लाइसेंस को तुरंत सस्पेंड या सीधे कैंसिल किया जा सकता है। और तीसरा, अगर यह साबित हो जाता है कि विदेशी पैसे से बनाई गई प्रॉपर्टी या असेट्स का गलत इस्तेमाल हुआ है तो सरकार उन्हें अपने कंट्रोल में लेने के लिए एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के तहत ला सकती है। और बस इसी एक नोटिफिकेशन ने वो सब उजागर कर दिया जो इस पूरी कहानी की असली जड़ है, कुछ ऐसा जो बरसों से चला रहा था। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, आज की कहानी उस पैसे की है जो चैरिटी का मुखौटा पहनकर भारत आता है, जो स्कूल, अस्पताल, अनाथालय और चमत्कारी इलाज के नाम पर दर्ज होता है और जो असल में भारत के सबसे गरीब, सबसे लाचार इंसान की आस्था खरीदने में लग जाता है। इसकी कहानी में बेंगलुरु का एक वो मॉड्यूल है जिसने इस नोटिफिकेशन को ट्रिगर किया, जिस पर हमने हाल ही में एक एक्सप्लेनर भी किया था। इसमें एक अमेरिकन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर FCRA रूल्स को बाईपास करते हुए फंडिंग भारत में लाने, फर्जी स्कॉलरशिप्स के नाम पर धर्मांतरण करने और नक्सल इलाकों में एक्टिविटीज का आरोप है। और इसमें अमेरिका का वो बेशर्म बाईपार्टीसन तमाशा जहां डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, भारत के खिलाफ एकजुट हो गए। लेकिन पहले FCRA को समझ लेना बहुत जरूरी है। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशी चंदा नियमन कानून। अगर भारत में किसी NGO को विदेश से पैसा आता है तो इस कानून के तहत उस पर नजर रखी जाती है कि पैसा कौन भेज रहा है और भारत में आकर वो किस काम में लग रहा है। बस इतना, ये कोई दमनकारी कानून नहीं है, ये तो हर लोकतंत्र की बुनियादी जिम्मेदारी है ये जानना कि उसके अंदर विदेशी पैसा किस मकसद से आ रहा है। अब बेंगलुरु पर आ जाते हैं। जून 2026 की शुरुआत में बेंगलुरु के कोथानूर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज होती है। शिकायत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की थी। जिस संस्था पर FIR हुई उसका नाम था द टिमोथी इनिशिएटिव यानी TTI, एक US बेस्ड क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन। आरोप क्या थे? UAPA और भारतीय न्याय संहिता के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग और फोर्स डॉक्यूमेंट्स बनाने का। और इससे भी आगे जांच में यह सामने आया कि विदेशी डेबिट कार्ड्स के जरिए पूरे ऑपरेशन को फंड किया जाता था। करीब 1000 से ज्यादा कार्ड्स का इस्तेमाल और अलग अलग ATM से करीब 42 करोड़ रुपए निकाले जा चुके थे। और इतना ही नहीं, बाईपास रूट्स का इस्तेमाल कर टोटल 92.55 करोड़ रुपए ये भारत ला चुके थे, जिसका इस्तेमाल स्कॉलरशिप्स के नाम पर गरीब गांव के बच्चों को इन्फ्लुएंस करना, फिर उन्हीं का इस्तेमाल करके उन्हीं के गांव वालों को अपने एजेंडे का शिकार बनाना था। इसी में सबसे गंभीर आरोप यह है कि यह पैसा नक्सल इफेक्टेड रीजन्स में आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग और रेड टेररिज्म से जुड़ी एक्टिविटीज में भी लगाया जा चुका है। अब जरा सोचिए, एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन, पैसा आता है अमेरिका से, बेंगलुरु में शेल कंपनीज के जरिए रूटिंग होती थी, फॉरेन डेबिट कार्ड से निकलता है और डेजिग्नेशन है छत्तीसगढ़ के जंगल। ये कोई छोटी खबर नहीं थी और सरकार ने भी इसे छोटी खबर की तरह नहीं लिया। टिमोथी इनिशिएटिव केस के कुछ ही दिनों बाद 22 जून को वो गजट नोटिफिकेशन आया जिसमें प्रोसेलिटाइजेशन को रिलीजियस एक्टिविटीज की परमिटेड लिस्ट से बाहर कर दिया गया। यानी ट्रिगर था बेंगलुरु का ये मॉड्यूल और रिस्पॉन्स था वो नोटिफिकेशन। लेकिन ये बेंगलुरु वाला मामला कोई अकेला मामला नहीं है, ये तो एक पैटर्न का हिस्सा है। साल 2014 से लेकर के 2024 के बीच भारत सरकार ने हजारों NGOs के FCRA लाइसेंसेस रद्द किए। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जिन धार्मिक संस्थाओं का FCRA रद्द हुआ उनमें से 70% से ज्यादा ईसाई संबंध संस्थाएं थी। हिंदू संस्थाएं सिर्फ 11%, मुस्लिम संस्थाएं सिर्फ 8.6%। ये कोई आरोप नहीं है, ये खुद सरकार का डेटा है, संसद में दिया गया और गृह मंत्रालय ने खुद ऑफिशियली जबरन धर्मांतरण को FCRA रद्द करने के कारण के रूप में लिस्ट किया है। यानी भारत सरकार कह रही है कि विदेशी पैसे का इस्तेमाल, उसके हिस्से का इस्तेमाल धर्म बदलवाने के लिए लग रहा था। IREF यानी इंडिया रूरल इवेंजेलिकल फेलोशिप, आंध्र प्रदेश 2025 में FCRA रद्द हुआ। जांच में सामने आया कि करीब 28 करोड़ 67 लाख रुपए का विदेशी पैसा इधर उधर किया गया, संस्था के पदाधिकारियों के निजी खातों में पहुंचा और नाबालिग बच्चों के जबरन धर्मांतरण किया गया। वर्ल्ड विजन इंडिया, अकेले 2022 में इसे करीब 170 करोड़ रुपए का विदेशी चंदा मिला। नवंबर 2022 में FCRA सस्पेंड हुआ, जनवरी 2024 में रद्द हो गया। सरकार का निष्कर्ष, ह्यूमैनिटेरियन सेवा के लेवल के नीचे ये असल में एक धार्मिक संस्था की तरह काम कर रही थी। जीसस रिडीम्स
तमिलनाडु के प्रचारक मोहन सी लजारूस की संस्था आरोप है कि विदेशी पैसे से आदिवासियों की जमीन खरीदी, 3 राज्यों में धर्मांतरण किया और कलकड़ मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व के अंदर करीब 100 एकड़ जमीन पर कब्जा किया। एक टाइगर रिजर्व के अंदर जनवरी 2025 में एफसीआरए में हमेशा के लिए रद्द हो गया। अप्रैल 2024 में एक साथ 5 और बड़ी संस्थाओं के एफसीआरए रद्द हुए, जिनमें CASA यानी चर्च ऑक्सिलरी फॉर सोशल एक्शन और EFI यानी एवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया जैसे नाम शामिल थे। और ये तो बस वो नाम है जो सार्वजनिक है। अब इस पूरे खेल का तरीका समझिए, क्योंकि जब आप दर्जनों केस एक साथ देखते हैं तो एक पैटर्न उभरता है। पहला मॉडल बेट एंड स्विच, पैसा आता है, सामाजिक सेवा, शिक्षा, हेल्थ केयर के नाम पर इस्तेमाल होता है धर्मांतरण में। दिल्ली बाइबल फेलोशिप पर आरोप लगा कि उसने गुरुग्राम में स्कूल बनाने के लिए सरकारी जमीन मोस्ट ली और वहां चर्च बना दिया। दूसरा मॉडल लैंड मॉडल, विदेशी पैसे से आदिवासियों की या संरक्षित जमीन खरीदो, वहां अड्डा बनाओ। जीसस रिडीम्स और टाइगर रिजर्व वाला किस्सा इसी की सबसे बड़ी मिसाल है। तीसरा मॉडल मिरेकल हीलिंग, एक गरीब बीमार इंसान को बुलाओ, कहो तेरी बीमारी सिर्फ हमारा भगवान ही ठीक कर सकता है, बस यही उसकी मजबूरी का सौदा हो जाता है। वो वीडियो देखे होंगे, मिर्गी के दौरे जैसी एक्टिंग, गूंगे बच्चों का बोलना शुरू करना, चंगाई सभा का तमाशा, हाँ वही पास्टर बजिंदर वाले। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये बीमार इंसान की डेस्परेट होप का शोषण है। चौथा मॉडल सिंगल फॉरेन पैट्रन, एक विदेशी आका जो भारत में बैठे अपने मोहरों को पैसा भेजता रहा। ऑपरेशन ब्लेसिंग इंडिया का अकेला डोनर था अमेरिका के पैट रॉबर्टसन का क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क। और पांचवा मॉडल सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कई संस्थाएं तो अपनी वेबसाइट पर अपने न्यूज़लेटर्स में शान से बताती हैं कि उन्होंने कितने लोगों को जीसस का सिपाही बनाया। अब भारत के संविधान का एक नियम जानिए। 1950 के एक आदेश के मुताबिक SC यानी अनुसूचित जाति का आरक्षण सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म मानते हैं। एक दलित जो हिंदू है उसे नौकरी में, पढ़ाई में, चुनाव में आरक्षण मिलता है, लेकिन अगर वही दलित ईसाई या मुसलमान बन जाए तो कानूनन उसका SC आरक्षण खत्म हो जाता है। तर्क यह है कि ईसाई और इस्लाम दावा करते हैं कि उनमें जाति होती ही नहीं है, सब बराबर हैं। तो जब कोई दलित कहता है कि अब मैं उस जाति व्यवस्था से आजाद हो गया हूं, तो उसी पल आरक्षण का आधार खत्म हो जाता है। लेकिन अब आता है असली खेल, धर्मांतरण करवाओ लेकिन उसे छुपाओ। कागजों पर सरकारी रिकॉर्ड में हिंदू दलित बने रहो ताकि आरक्षण चलता रहे, अंदर ही अंदर नया धर्म मानते रहो। ऐसे लोगों को कई जगह क्रिप्टो क्रिश्चियन तक कहा जाता है। सोचिए कि ये धोखा कितना परतों वाला है। पहली परत, एक गरीब की आस्था का सौदा हुआ। दूसरी परत, उसका आरक्षण जो उन हिंदू दलितों के लिए था जो पीछे रह गए, वो भी इन्हीं धर्म बदल चुके लेकिन दिखावे में हिंदू लोगों ने खा लिया। ये सेवा नहीं है, ये डबल चोरी है, आस्था की भी और हक की भी। ये मुद्दा इतना गंभीर है कि भारत सरकार ने 2022 में एक आयोग तक बनाया जो इस सवाल की जांच कर रहा है कि क्या ईसाई या मुस्लिम बन चुके दलितों को SC का दर्जा मिलना चाहिए या फिर नहीं। ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की ATS और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस्लामिक दवा सेंटर नाम की एक संस्था का पर्दाफाश किया था। आरोप यह था कि विदेशी पैसे से और जांच एजेंसियों के मुताबिक इसमें पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी ISI का भी पैसा शामिल था। गूंगे बहरे बच्चों और गरीबों का धर्मांतरण किया जा रहा था। इसके मुखिया मोहम्मद उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया। एक तरफ अमेरिका के चर्च का पैसा, दूसरी तरफ पाकिस्तान की ISI का पैसा। झंडे अलग, जुबान अलग, लेकिन तरीका एक और शिकार एक। भारत का वही सबसे गरीब, सबसे लाचार इंसान। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे रिवीलिंग हिस्से पर। FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 के संसद में आने के बाद अमेरिका में जो हुआ वो देखने लायक। सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन है सेनेटर जेम्स रिश, रिपब्लिकन है ये। उन्होंने बयान दिया कि FCRA को US लिंक क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज के खिलाफ परसिक्यूशन का बहाना नहीं बनना चाहिए। और यह भी जोड़ा गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकन की सुरक्षा और रिलीजियस फ्रीडम्स को प्रायोरिटी दी है और अमेरिका उन देशों को कॉल आउट करने से बिल्कुल नहीं हिचकेगा जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करते हैं। इंटरेस्टिंगली डेमोक्रेट्स ने भी यही राग लापा। एक डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल एड ने कहा कि असेट सीजर प्रोविजन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बारे में गंभीर सवाल खड़े करता है। और कांग्रेसमैन क्रिस स्मिथ, उन्होंने तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की इंडिया यात्रा से पहले एक ओपिनियन पीस लिखा जिसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गया कि वो भारत पर FCRA बिल वापस लेने का दबाव डालें। अब जरा रुकिए, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स जो एक दूसरे को देश का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, जो बजट पर, इमिग्रेशन पर, क्लाइमेट पर, हेल्थ केयर पर, हर मुद्दे पर एक दूसरे की जान लेने पर उतारू रहते हैं, वो कैपिटल हिल पर एकजुट हो गए भारत के ट्रांसपेरेंसी कानून के खिलाफ। एक ऐसे कानून के खिलाफ जो सिर्फ ये पूछता है कि विदेश से आने वाला पैसा भारत में कहां जा रहा है। ये बाईपार्टीसन यूनिटी रेयर नहीं है, ये रिवीलिंग है, क्योंकि कन्वर्जन पाइपलाइन से जुड़ा पैसा जब इंडिया में NGOs को जाता है तो वो अमेरिका लेफ्ट और राइट दोनों के इंटरेस्ट को सर्व करता है। लिबरल डेमोक्रेट्स को लगता है कि ये रिलीजियस फ्रीडम और सिविल सोसाइटी की लड़ाई है, जबकि कंजर्वेटिव रिपब्लिकन्स को लगता है कि अमेरिकन क्रिश्चियन मिशंस की रक्षा है। दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजिकल पैकिंग है, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है और डेस्टिनेशन है सनातन।
अब भारत ने इसका जवाब क्या दिया? इंडियन ऑफिशियल्स ने साफ कहा कि ये कानून उन संस्थाओं के खिलाफ है जो फॉरेन फंड्स का इलीगल या इम्प्रॉपर इस्तेमाल कर रही हैं। जो संस्थाएं कानून के दायरे में हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1977 में स्टेनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में साफ कहा था कि अपना धर्म मानने और प्रचार करने का अधिकार तो है, लेकिन किसी दूसरे को धर्मांतरित करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मेरा धर्म मेरी मर्जी। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 में एक और बड़ा प्रोविजन है। अगर किसी संस्था का एफसीआरए लाइसेंस रद्द होता है तो उसके विदेशी पैसे से बनी सारी संपत्ति एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के अधीन आ जाएगी। वो संपत्ति सरकारी मंत्रालयों को ट्रांसफर हो सकती है या बिक सकती है, और जो पैसा मिलेगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। यही बात है जिसने अमेरिका में हंगामा मचाया, क्योंकि दशकों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, स्कूल, अस्पताल, जमीन, वो सब भारत सरकार के हाथ में आ सकता है। और तभी समझ आता है एक ट्रांसपेरेंसी कानून पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। हिसाब मांगने से सिर्फ उसको डर लगता है जिसके हिसाब में काला हो। भाई, भारत में ईसाइयों की आबादी तो आज भी सिर्फ 2 से 3% है। 1991 से आज तक वैसी की वैसी है, तो मास कन्वर्जन जैसा कुछ है ही नहीं, सब हुआ है। खैर, इसी हउए के कारण आज लगभग पूरा नागालैंड ईसाई बन गया। महाराष्ट्र में पालघर, दहानू क्षेत्र पूरी तरह कन्वर्ट हो चुका है। मणिपुर जल रहा है और इसमें ईसाई एंगल भी हुआ ही होगा शायद से। तवांग में टाइगर रिजर्व के पास इलीगल चर्च खड़ा हो गया, वो भी हुआ है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बुद्धिज्म को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही है, वो भी हुआ है। लेकिन मुद्दा संख्या का है ही नहीं दोस्तों। मुद्दा यह है कि एक भी इंसान का अगर धर्म उसकी भूख का फायदा उठाकर धोखे से, लालच देकर बदला गया तो वो अपराध है। चाहे वो 1 हो या 1 लाख, एक चोरी होती है, चाहे 1 रुपए की हो या फिर 1 करोड़ रुपए की। अगर एक संस्था ने 28 करोड़ का विदेशी पैसा इधर उधर किया, अगर एक संस्था ने टाइगर रिजर्व की जमीन पर कब्जा किया, अगर एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन का पैसा नक्सल इलाकों तक पहुंचता है, तो आबादी तो सिर्फ 2% है कहकर इस अपराध को व्हाइट वॉश नहीं किया जा सकता ना। तो जब कोई आपको ये 2% वाली दलील दे तो समझ जाइएगा कि वो असली मुद्दे से आपका ध्यान भटका रहा है। ये एफसीआरए की नली सिर्फ धर्म बदलने में नहीं लगती, ये पैसा उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फंड करता है जो भारत की पॉलिटिक्स, आंदोलनों और आवाजों को शेप करने की कोशिश करता है। एफसीआरए साफ कहता है कि विदेशी पैसा राजनीतिक प्रकृति की गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होने लगे तो कोई भी विदेशी ताकत भारत में अंदर एक नकली जन आंदोलन खड़ा कर सकती है और जनता को लगेगा कि ये तो उनकी अपनी आवाज है। एक हाथ आस्था को निशाना बना रहा है, दूसरा हाथ सड़क को। यही तो सॉफ्ट पावर का असली खेल है। किसी देश को तोड़ने के लिए अब टैंक की जरूरत नहीं है, बल्कि बैंक काफी है। तो 22 जून का वो गजट नोटिफिकेशन वो सिर्फ एक कागज नहीं है, वो एक जवाब है एक ऐसे सिस्टम को जो बरसों से करोड़ों के विदेशी पैसों के बल पर भारत के सबसे कमजोर इंसान की आस्था का सौदा कर रहा था। दोस्तों, खैर, अब इस पर आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जुड़े रहिए द पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।